What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to स्टेलर आर्मी. तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए, जिंदगी में अगर आप लोग अपना एक पैटर्न बना लेना कि हाँ, जिंदगी में मुझे जिंदगी को इस तरीके से लेकर चलना है और उसमें आप लोग अपने आप को सही डायरेक्शन में सही टाइम देते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, तो आप लोग कभी भी जिंदगी में अपने गोल से दूर नहीं रहेंगे। हमेशा जो भी आप लोग डिसाइड करेंगे वो आप लोग अचीव करते हुए नजर आएंगे। और ये आदत आप लोगों उन लोगों के अंदर देखने को मिलेगी जो इंसान अपने काम को लेकर जिद्दी हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमको हार तो माननी नहीं है। तो ऐसा इंसान कभी ना कभी एक सही पोजीशन पर जरूर पहुंचता है। पर लेकिन वो इंसान जिसको लगता है जरा से भी दिक्कत आ गई और वो हाथ एक तरीके से हथियार डाल के बैठ गया, तो वो वाला इंसान जो है वो कभी भी सही पोजीशन पर नहीं पहुंचेगा। बोला गया कभी हार न मानने की आदत एक दिन आप लोगों को बड़ी जीत दिलाकर जाएगी। और अगर ये आप लोग इसी पैटर्न में चलते रहे तो आप लोग हमेशा जिस भी सोसाइटी में आप लोग रह रहे हैं उस सोसाइटी से आप लोग हमेशा ऊपर उठकर रहोगे। अपने दोस्तों के बीच में आप लोग अगर कंपेयर करोगे तो आप लोग हमेशा एक अच्छी पोजीशन पर रहोगे। और वो लोग जो जरा सी देर में हार मान लेते हैं वो हमेशा चीजों को कोसते हुए नजर आएंगे। यार उस टाइम पर टाइम अच्छा नहीं था, मुझे टाइम नहीं मिला, घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया, मेरा रूममेट अच्छा नहीं था। मतलब फालतू के बेतुके इंसान जो है हमेशा एक्सक्यूज देता हुआ नजर आएगा। तो अगर कोई इंसान ऐसी हरकतें कर रहा है तो इसका मतलब समझ जाइए उसने जिंदगी में कुछ मेहनत की नहीं है। और वो इंसान जिसने बोला कि हाँ यार मेहनत तो की थी पर लेकिन पता नहीं मतलब अप टू द मार्क चीजें नहीं कर पाए, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे से कहीं कमी रह गई होगी, वो इंसान फिर भी बहुत बेटर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जिंदगी में ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रखिएगा, कभी हार नहीं माननी है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अगर सुनने के बाद में आप लोगों को लगे इसकी पीडीएफ आप लोगों के पास में होनी चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर आप लोग डाउनलोड करना है। सारी पीडीएफ आप लोगों को इकट्ठी मिल जाती है। इसी के साथ में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है वो भी यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, जो भी आप लोग के लिए एग्जाम के लिए जो भी मुझे लगता है, ठीक है, तो वो भी आप लोग देख लेना यहाँ से। और बाकी ये जो वीडियो है ये कई सारे बच्चे बोल रहे हैं इसकी पीडीएफ मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल मिलेगी। आज शाम तक मैं पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, जाकर आप लोग इसको भी डाउनलोड कर लेना। आंसर राइटिंग कई सारे बच्चे बोलते हैं, देखिए वीडियो के अंदर आंसर राइटिंग कई बार मैं देना भूल जाता हूं, पर लेकिन आप लोगों को हमेशा यहाँ क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जाकर आप लोग आंसर राइटिंग क्या करिए, हर दिन यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और देखो कितने सारे बच्चे क्वेश्चन लिखते भी हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग जाकर यहाँ पर क्वेश्चन को जरूर अटेंड किया करो। देखो कल का भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पोस्ट कर रखा है, ठीक है। तो कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए, आप लोग बस यहाँ पर जाओ और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ये 2 टेलीग्राम है, इनको ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सारी चीजें आप लोगों की सोल्व हो जाएंगी। जो वीडियो के अंदर क्वेश्चन पूछता हूं उनके आंसर भी आप लोगों को यहाँ पर सारे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि कई सारे बच्चे पूछते रहते हैं। डिस्कशन काफी शानदार रहने वाला है। पेन और कॉपी लेकर बैठेगा क्योंकि बहुत कुछ ऐसी बातें मिलेंगी जिनका हम लोग रिवीजन करेंगे। और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो के एंड तक बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि अलग अलग एरिया से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहती है, खासकर न्यूज एनालिसिस वाला पोर्शन, ठीक है। तो उसको भी आप लोग देकर जाइएगा। और इसी के साथ में क्या है आज का टारगेट, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और शाम को कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर अचीव हो गया, तो देखिए अच्छा यार अचीव कर पाते हैं। अगर देखिए मॉर्निंग में आप लोगों ने जो टारगेट बनाया है शाम तक आप लोग उसको लिखिए कि हाँ कितना परसेंट अचीव किया है, 70%, 50%, जो भी आप लोगों ने अचीव किया है। इससे आप लोगों की आदत बन जाएगी अपने टारगेट को फॉलो करने की, ठीक है। तो काफी प्यारा डिस्कशन रहेगा। और लेक्चर को देखने के बाद में रेटिंग जरूर दिया करो कि कैसा लगा लेक्चर। आप लोगों को 10 में से रेटिंग दे सकते हो और आप लोग लाइक या डिसलाइक का बटन भी दबाकर बता सकते हो कि कैसा रहा ये लेक्चर, ठीक है। अब आर्टिकल डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत सारी न्यूज आप लोगों को नहीं जानने को मिलेगी और कुछ रिवीजन भी करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो साइड वाला ये वाला आर्टिकल है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बोला गया है कि जो भी कोविड-19 के मरीज थे उनको बोला गया था कि 50,000 रुपए दिए जाएंगे। तो बोला गया है कि यहाँ पर पहले तो ये बोला गया था स्टार्टिंग में कि हाँ हम लोग क्या करेंगे कि लगभग 4 लाख के करीब पैसे बोले गए थे, ठीक है। पर लेकिन वो पॉसिबल नहीं था हमारी जैसी कंट्री को इतना पैसा देना। पर लेकिन फिर बोला 50,000 तो सबको देनी है। तो उसी के चलते अभी कई सारे राज्य जो है ये बोल रहे हैं जिसके पास में डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, कोविड-19 लिखा हुआ, उसको पैसे नहीं मिलेंगे। तो इस इशू को हम लोग समझेंगे आखिर क्या क्या है, पूरा अच्छे से जानेंगे। कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। माइक्रो फाइनेंसिंग के बारे में बात की जा रही है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है माइक्रो फाइनेंसिंग का, कम से कम वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इस आर्टिकल में हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। AUKUS फिर से न्यूज में है, अगर वीडियो के एंड में टाइम बचेगा तो मैं इसको जरूर डिस्कस करूंगा, वरना देखिए डेली कई सारी नई चीज भी आती है, ठीक है। एक बच्चा बोला सर डेली रिवाइज करवा दिया करो। अगर डेली सारी चीजें इस तरीके से रिवाइज कराएंगे तो नई चीजें छूट जाएंगी, ठीक है। तो रिविजन तो आप भी एक बार वो कर सकते हो, पर लेकिन नई चीजें छूट जाएंगी तो दिक्कत होगा ना, क्या कुछ नया चल रहा है और आप लोग को वो छूट जाए। तो मैं कोशिश करता हूं कि नई चीजें सारी कवर कर लूं।
और बाकी जहां रिवीजन का टाइम मिलेगा संडे में भी मैं कई सारी चीजों को कोशिश करता हूं रिवाइज करा दूं। संडे का काफी प्रोडक्टिव डिस्कशन रहता है, उसको मत छोड़ा करो, ठीक है, तो उसको जरूर देखा करो। आईएमडी के बारे में बात की जा रही है, हमारी कंट्री में जो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, तो क्या क्या वो फोरकास्ट करता है, क्या क्या दिक्कतें रहती हैं, तो समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आप लोग के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, तो इसको यहां पर हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट यहां पर ये वाला जो आर्टिकल है ये बेसिकली स्कूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, अभी स्कूल्स को रीओपन करने की बात की जा रही है। तो देखिए बहुत सारे आर्टिकल ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, पर यहां पर जो बेसिकली बातें बताई गई हैं वो मैक्सिमम तो रिपीट की गई हैं, पर कुछ बातें ऐसी, जैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि जैसे टीचर को कैसे लेकर चलना चाहिए चीजों को, ठीक है, बोला यह जा रहा है कि स्कूल खुल रहे हैं, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे थे उनके लिए तो सही है कि वो ऑनलाइन पढ़ रहे थे, एजुकेशन के साथ में कनेक्ट थे, उनके बारे में सोचिए जिसके पास में ऑनलाइन कोई मीडियम नहीं था, तो एजुकेशन पर और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आप लोगों को करना पड़ेगा। बहुत सारे टीचर आप लोगों को नए हायर करने चाहिए जो कि बच्चों की साइकोलॉजिकल कंडीशन को समझ पाएंगे। इसी के साथ में पूरा एक ढांचागत एक विकास आप लोगों को यहां पर करना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में अगर कोई सिचुएशन बनती है तो उसको कैसे टैकल करना है। बोला गया कि स्कूल की फुल फॉर्म भी इनके द्वारा लिखी गई है, स्कूल चिल्ड्रन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग, ठीक है, तो ये स्कूल की फुल फॉर्म यहां पर लिखकर बोला गया कि आने वाले टाइम में अगर बात करें तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूल को छोड़कर गवर्नमेंट में शिफ्ट हो चुके हैं। रीजन उसका आप लोगों को पता है, प्राइवेट वालों ने लगातार कंटिन्यूअसली फीस लिया बच्चों से, जिसकी वजह से कई सारे पेरेंट्स भी परेशान हो गए कि बच्चे स्कूल में जान रहे हैं, घर पर है और जो स्कूल है वो पूरी फीस ले रहे हैं यहाँ पर, तो कई सारी ऐसी सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिली। तो एजुकेशन सिस्टम जो है वो काफी हद तक आप लोगों को चेंज होता हुआ नजर आएगा, पर लेकिन इस टाइम पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पर बच्चों के साथ में कैसे डील करना है, क्योंकि खासकर बच्चे जो कि बहुत बड़ा सिलेबस छोड़ चुके हैं उन बच्चों को कैसे लेकर चलना है। कई तरह की कंट्री है जो कि इन्वेस्टमेंट बढ़ा चुकी है अपनी एजुकेशन के ऊपर, तो हमको भी एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट बढ़ा देना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग ये याद रखिएगा, जब एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो आप लोग जब अपने संविधान के अंदर जाएंगे तो संविधान के अंदर जो 7वां शेड्यूल है, 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट है, एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, तो जो आज की डेट में एजुकेशन है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में आता है, यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम करेंगे। पर लेकिन इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ये मैक्सिमम जो स्टेट बोर्ड होते हैं वो आप लोगों को काम करते हुए देखने को मिलेंगे, तो ये याद रखिएगा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में संशोधन किया गया था 42वां 1976 में, इससे पहले जो एजुकेशन था वो स्टेट लिस्ट में था, अब एजुकेशन को यहां पर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो कि याद रखिएगा। तो सेंटर और स्टेट, देखिए सेंटर भी गाइडलाइन इशू करता है, तो कई सारी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ओके, तो ये इसके बारे में हम लोग समझेंगे, इसके बारे में आप लोगों को बताया, तो ये कुछ बातें थी जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। ये साइड वाला जो आर्टिकल है ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो पुलिस रिफॉर्म के बारे में बात कर रहा है, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि पुलिस रिफॉर्म के बारे में क्या क्या चीजें हैं, और कई सारे केस दिए गए यहाँ पर, एक यूएसए का केस दिया गया, यूके का केस दिया गया और इंडिया का केस दिया गया है, तो उसके चलते क्या क्या चीजें हम लोग सुधार सकते हैं, तो इसमें कुछ बातें बताई गई हैं। और ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये खासकर ऐसे आर्टिकल यही लिखते हैं, इनका नाम है आर.के. राघवन, तो ये फॉर्मर सीबीआई के डायरेक्टर भी हैं और आज के में प्रोफेसर हैं यहाँ पर जो कि काम करते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर, ठीक है, जिंदल जो बेसिकली यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पर, और इसी के साथ में यहाँ पर ये और भी मतलब जो कई सारे आर्टिकल्स लिखते रहते हैं, तो ये कुछ बातें हैं। यहाँ पर ये वाला आर्टिकल जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस हल्का सा ये बताया गया चाइना में आज के डेट में जिस तरीके से सेक्टर को लेकर चल रहा है, नियरली फ्यूचर इंडिया में इसका फायदा हो सकता है। चाइना में क्या किया गया आप लोगों को देखने को मिला, अलीबाबा कंपनी थी, तो अलीबाबा कंपनी अपने आईपीओ इश्यू करने वाली थी, इसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ नहीं कहते, कई सारी कंपनी के आईपीओ खरीद लिए, पर लेकिन उसने अलीबाबा ने क्या किया था, चाइना की गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ शब्द यूज कर लिए थे कि चाइना की गवर्नमेंट जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, तो पब्लिकली क्रिटिसाइज कर दिया था, तो भाई साहब के आईपीओ तो बंद कर ही दिए वहीं के वहीं, उसके चलते वो गायब हो गए पब्लिक से, यानी कि 2-3 महीने तक पता ही नहीं है कि अलीबाबा कहां पड़े हुए हैं, तो एक कंडीशन देखने को मिली। अभी कई सारे रूल और रेगुलेशन यहां पर चाइना के द्वारा लाए जा रहे हैं, तो उसके चलते यहां पर इनके द्वारा चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, तो इसके चलते इंडिया में आने वाले टाइम में काफी कुछ फायदा आप लोगों को देखने को मिल सकता है, खासकर इंडिया और यूएसए के साथ में मिलकर अगर काम करे। यूएसए अकेली कंट्री है जो कि काफी हद तक आज के डेट में चाइना को टैकल करने की कोशिश कर रही है, तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर बोला गया बेसिकली कि आने वाले टाइम में इंडिया जो है वो यहां पर अच्छे लेवल पर काम कर सकती है। 5G टेक्नोलॉजी के बेस पर बात करें तो किसी भी मुद्दे को आप लोग समझिए ना, आप लोग ये देखिए डिमांड और सप्लाई के बारे में आप लोग बात करिए। डिमांड मतलब हमारी कंट्री में पॉपुलेशन देखिए आप लोग कितनी है, और हमारी कंट्री में जो सप्लाई देखिए, अगर हमारी कंट्री में पॉपुलेशन के हिसाब से सप्लाई चल जा रही है तो दिक्कतें कुछ ही नहीं है। तो इसका मतलब 5G जब यूज होगा तो दुनिया भर के लोग ऐसे आएंगे जो इंटरनेट जो टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो इसके चलते सही तरीके से अगर हम लोग अपनी यहाँ पर ढांचागत विकास कर पाते हैं तो अपनी ही कंट्री में बहुत सारी जॉब भी क्रिएट करते हुए नजर आएंगे और लोगों को इंटरनेट यूज करते हुए आप लोग पाएंगे। और इसके चलते हमारी कंट्री में आने वाले टाइम में जो और भी प्रॉब्लम देखने को अगर मिल सकती है तो उनका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट हो गया, डिजिटल इंडिया के बारे में बात करते हैं तो सिक्योर डिजिटल इंडिया होना चाहिए। तो ये कुछ कई सारे मुद्दे जो हैं वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ सजेशन भी थे यहाँ पर। ये अब पहले ये वाला आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा
जो कि एक काफी एक डिफरेंट तरीके का आर्टिकल है। यहाँ पर 3 केस के बारे में बात करी गई। यूके में अभी क्या देखने को मिला, लंदन के अंदर में ये पर्टिकुलर एक पुलिस पर्सन है, इसके द्वारा क्या किया गया, इस लड़की को यहाँ पर बेसिकली किडनैप किया गया पुलिस वाले के द्वारा। ये पुलिस वाला गुंडा मूवी देखी आप लोगों ने, बेसिकली पुलिस वाले ही गुंडे बने बैठे हैं, वो वाली इमेज दिखाने की कोशिश की गई है। हुआ क्या था, यहाँ पर इस पर्सन के द्वारा बोला गया कि इसने क्या किया है, कोविड-19 की गाइडलाइन फॉलो नहीं की है और इसको पकड़ा, एक प्राइवेट गाड़ी में ले गया, ले जाकर इसका रेप किया और इस लड़की को मार दिया गया इस पुलिस वाले के द्वारा। ये केस यूके में देखने को मिला, तो इसने दहला दिया। वहां पर कई सारे केसेस देखने को मिले। फिलहाल यूके के अंदर एक जो वुमेन कमिश्नर पुलिस है और उसकी जो कमिश्नर होते हुए लगभग 81 केसेस अभी रिसेंटली यहाँ पर यूके के अंदर देखने को मिले, जिससे महिलाओं को पकड़ा गया, उनके रेप वगैरह किए गए और मारा गया। तो जब पुलिस का केस सामने निकल गया है, पुलिस वाला भी ऐसी हरकतें कर रहा है, तो फिर सोचिए कैसी कंडीशन निकल कर आती है। तो इससे पूरी यूके की जो पुलिस है उसकी बेसिकली बदनामी हुई। और ये सारे देखिए, सारे ऐसे एक तरीके के लोग नहीं होते हैं, हर जगह आप लोगों को हर तरीके के लोग देखने को मिलेंगे, पांचों उंगली एक बराबर नहीं होती हैं। तो इसके चलते बोला गया ये केस आप लोगों को देखने को मिलेगा यूके के अंदर। याद होगा आप लोगों को, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था यहाँ पर, ये पर्टिकुलर केस था यूएसए के अंदर। यूएसए के अंदर क्या था, ये जॉर्ज फ्लॉयड नाम का एक व्यक्ति था जो कि ब्लैक पर्सन था। ये क्या था, एक पर्टिकुलर दुकान पर जाया करता था, बीड़ी सिगरेट वगैरह जो भी इसको खाना पीना होता था वो लिया करता था। तो इसका वहां पर कोई जानने वाला दोस्त था जो कि यहाँ पर इसको डेली नहीं, किसी दुकान पर आप लोग जाते हैं, आपका जान पहचान वाला इंसान पर्टिकुलर वहां मिल जाता है, तो उस तरीके से ऐसा हुआ करता था। वहां पर कई बार उधारी भी कर लिया करता था, पर लेकिन एक दिन जो वो था इसका जान पहचान वाला इंसान उस दुकान पर वो नहीं आया और ये यहाँ पर गए तो उसकी जगह कोई दूसरा इंसान खड़ा हुआ था। इसने कुछ सामान लिया, उसको पैसे वगैरह दिए, तो इसने बोला वो जो करेंसी यूज कर रहा है वो एक तरीके से वो सही करेंसी नहीं थी, वो एक तरीके से इलीगल करेंसी थी, यानी एक तरीके से बोल सकते हैं कि नकली नोट ये यूज कर रहा था। तो उसने क्या किया, तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस वाला आ गया। पुलिस वाले ने पकड़ा इसको और पकड़ने के बाद में ऐसे इसकी गर्दन नीचे रखी और उसके ऊपर घुटना रख दिया। घुटना रखने के बाद में ये इंसान जो था इसको कुछ प्रॉब्लम भी थी थोड़ी सी, कि इसको सांस की थोड़ी सी दिक्कत थी, कि इसको सांस नहीं आ पाती थी। तो इसने बोला हे मैन कि आई एम नॉट एबल टू ब्रीथ, प्लीज लीव मी, ठीक है। पर लेकिन इस इंसान ने नहीं बोला, इसको सांस आनी बंद हो रही थी, इस इंसान ने नहीं छोड़ा। आसपास वाले लोग चिल्ला रहे थे कि तुम कर क्या रहे हो, हरकतें क्या कर रहे हो। इसके साथ एक पर्सन और था, उसने भी बोला कि यार ये मर जाएगा, पर लेकिन इसने नहीं हटाया। हुआ क्या, एट द एंड ऑफ द डे ये इंसान जो था ये इसकी डेथ हो गई। ये डेथ हो गई किसकी वजह से, पुलिस वाले की वजह से। तो बाद में केस चला, ये पुलिस वाला पकड़ा गया, वो एक अलग बात है। इसी तरीका केस यहां पर एक तीसरा नंबर का केस इनके द्वारा बोला गया। पहला हो गया यूके का, दूसरा हो गया यूएसए का, तीसरा इंडिया का। इंडिया में क्या था, यहां पर ये 2 बाप बेटा थे, इनके द्वारा अपनी दुकान खोली गई कोविड-19 के टाइम पर, जबकि रेगुलेशन ये थी कि दुकानें आप लोगों को नहीं खोलनी है। तो यहां पर इनकी मोबाइल वगैरह की दुकान थी, घर गृहस्थी चल नहीं रही थी, तो दिक्कत हो गई काफी ज्यादा कि काम नहीं चलेगा तो कैसे घर गृहस्थी चलेगी। जैसे ही दुकान खोली तो ये पुलिस वाले थे, जिन पुलिस वालों ने इनको पकड़ा और इनको बेरहमी से मारा, जेल में ले जाकर भी इनको बुरी तरह पीटा। तो पीटने के बाद में इन दोनों की भी डेथ हो गई। तो ये पुलिस का टॉर्चर आप लोगों को देखने को मिलेगा, पुलिस की बुरी हरकतें देखने को मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि हमारे ही देश में पुलिस की आप लोगों की हरकतें नजर आती हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोग कहीं जाएंगे तो कई जगह आप लोगों को पुलिस के कारनामे देखने को मिल जाते हैं। तो उसी के चलते ये बोला गया कि अगर पुलिस को आप लोग देखोगे इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं एक पुलिस की एक इमेज जो है वो काफी बुरी क्रिएट यहां पर हो जाती है। तो इसके चलते देखने वाली बात यह है कि पुलिस जो है उसको किस तरीके से लेकर चलना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा केस आते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब एक तरीके से नहीं कोई पर्टिकुलर केस आ गया, पर लेकिन ऐसे केस अगर आ रहे हैं तो एक ऐसा अनप्रोफेशनल एक पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसके बारे में बात करनी चाहिए, जिसको हम लोग को लेकर चलना चाहिए। अगर कस्टोडियल डेथ इस तरीके से होती है तो ये कई सारे मुद्दों पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैंने आप लोगों को बताया भी था, हमारी कंट्री में एक डेटा आता है जिसको एनसीआर भी बोलते हैं, नेशनल क्राइम ऑफ रिकॉर्ड ब्यूरो। किसके अंडर में आते हैं ये याद रखना, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आता है। इसके द्वारा जब डेटा प्रस्तुत किया गया, इसके द्वारा बोला गया कि रिसेंटली अभी कई सारे केस ऐसे हैं जो कस्टोडियल में आप लोगों को वहां पर वायलेंस किया गया। लगभग इनके द्वारा 1700 के करीब केस बोला गया था, पर लेकिन कन्विक्टेड कितने पाए गए, ओनली 26 को यहां पर कन्विक्टेड पाया गया। क्योंकि पुलिस वाला ही पुलिस वाले के खिलाफ ना तो एफआईआर करेगा और ना ही उसको जेल में डालेगा। तो ऐसी चीजें देखने को मिली। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा भी इसके बारे में भी बात की गई। उन्होंने बोला कि ये क्या कंडीशन चल रही है देश के अंदर में, कि पुलिस वालों से ही लोग डरने लगे। नॉर्मली होता है पुलिस वाले हेल्प करने के लिए। अब हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ कहां पर होती है, अगर कोई आप लोगों से पूछ ले तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। सबसे ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगी कस्टडी में जो उल्टी सीधी हरकतें होती हैं वो होती है उत्तर प्रदेश के अंदर में, ठीक है। दूसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश के अंदर में। तीसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगी बेसिकली छत्तीसगढ़ के अंदर में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और चौथे नंबर पर है उड़ीसा। तो ऐसे आप लोग देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो ये एल बन गया। तो एल से याद रखना कि लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन खासकर पुलिस वालों के द्वारा ही ब्रेक की जाती है यहां पर इन राज्यों के अंदर में। तो ये क्वेश्चन ही बन जाए ना इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया आप लोग रख पाएंगे।
तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है क्योंकि कस्टडी में अगर डेथ हो रही है तो इसका मतलब रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो इंसान का जो अगर बात करें राइट टू लाइफ का कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को पता है ना, राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट है हमारे संविधान में। जब आप लोग जाएंगे पार्ट 3 के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, पार्ट 3 के अंदर आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक होते हैं। तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जब राइट टू लाइफ के बारे में आप लोग बात करते हैं तो आर्टिकल 21 के अंदर में यहां पर आता है राइट टू लाइफ। तो राइट टू लाइफ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इमरजेंसी के टाइम पर भी उसको सस्पेंड नहीं किया जाता है। तो इसके चलते यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है। तो इसलिए यहां पर ये कस्टोडियल डेथ इस तरीके से काफी बुरी ये चीज मानी जाती है। तो कम से कम पुलिस को इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और इसी के चलते यहां पर जो केस आते हैं इनके खिलाफ उनको भी रजिस्टर नहीं किया जाता है। अब एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अगर ये सारी चीजें रोकनी है तो क्या करना होगा। पुलिस को बेसिकली एक प्रॉपर एक गाइडलाइन के तहत लेस आप लोगों को करना पड़ेगा। जैसे कि कैमरा, कोई भी अगर इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की जा रही है तो उनका कैमरा जो है वो ऑन होना चाहिए ताकि एग्जैक्टली सिचुएशन पर क्या हो रहा था उसको अंडरस्टैंड किया जा सके। ये इस तरीके से हमारी कंट्री में अभी गुजरात के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया गया जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। तो गुजरात अगर इस तरीके से अपने एरिया में पुलिस को इस तरीके से लेकर चल रहा है तो पुलिस एक रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाएगी क्योंकि 24 घंटे कैमरा चलता रहेगा और कैमरे के अंदर अगर चीजें रिकॉर्ड की जाएंगी इस तरीके से तो कहीं ना कहीं पुलिस की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी क्या सही है और क्या गलत है। तो इस तरीके से ये कैमरा यहां पर बेसिकली बॉडी पर लगा होना चाहिए, कोई भी केस आ रहा है तो उसको चेक किया जा सके। तो गुजरात के अंदर ये काफी एक अच्छा आप लोग बोल सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट किया गया। तो इसके चलते अब देखिए अगर हर एक राज्य, देखिए होता क्या आप लोग समझिएगा, जैसे मैंने बोला संविधान में आप लोगों को तीन आप लोगों को लिस्ट देखने को मिलेगी 7वें शेड्यूल में। तो यहां पर अगर ध्यान से आप लोग देख पाएंगे तो मैंने बोला अभी कि यहां पर सेंट्रल लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया और कॉन्करेंट लिस्ट हो गया। तो यहां पर ये जो लॉ एंड ऑर्डर वाला सब्जेक्ट आता है संविधान के अंदर वो बेसिकली स्टेट के अंदर में आता है। तो स्टेट पुलिस को काम करना पड़ेगा। तो जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, इनकी पुलिस के अंदर यहां पर चेंज लाना चाहिए ताकि ये सिचुएशन आप लोगों को चेंज होती नजर आए। क्योंकि यहां पर इस तरीके से इमेज जब खराब होती है तो काफी बुरी कंडीशन देखने को मिलती है। एक छोटे से और केस के बारे में डिस्कस किया यहां पर इनके द्वारा, बोला जा रहा है अभी रिसेंटली एक पुलिस कमिश्नर थे यहां पर, मतलब एक तरीके से ऐसा नहीं है कि यहां पर ऐसी हरकतें देखने को मिल रही है, अभी पुलिस कमिश्नर तक भी यहां पर कई सारी ऐसी चीजें देखने को आती है कि कई सारे इंस्पेक्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कई सारे आप लोगों को जो आईपीएस ऑफिसर भी देखने को मिलेंगे जो अपनी कलीग, अगर वहां पर उनके नीचे कोई काम करने वाली, उनके साथ में कोई काम करने वाली लड़की है तो उसके साथ में भी छेड़खानी वाले केस निकलकर सामने आते हैं। इसीलिए कई बार बोले थे कि पुलिस की जो जॉब है वो लड़कियों के लिए अच्छी नहीं है क्योंकि माहौल ही इतना वो रहता है। कई बार इवन कई सारे पुलिस स्टेशन ऐसे जहां पर लड़कियों के लिए टॉयलेट करने तक की फैसिलिटी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। तो कई सारी ऐसी कंडीशन है। तो इन सब मुद्दों के बारे में हम लोग को बात करनी चाहिए, इन सबको इस तरीके से लाना चाहिए कि ताकि रिफॉर्म हम लोग कर सके और सिचुएशन को सुधारा जा सके। ठीक है, तो इसके बारे में यहां पर बात की गई है। इवन एक केस के बारे में बताऊंगा अभी, नॉर्मली कई सारी कंट्री में चीज देखने को मिलती थी, हमारी कंट्री में और इंसिडेंट निकल कर आया 2 फिंगर टेस्ट का, यानी कि लड़की की वर्जिनिटी चेक करने का एक केस अभी एयरफोर्स से निकल कर आया जिसकी वजह से काफी कंट्रोवर्सी हो रही है। उसके बारे में आपको लोगों को बात करूंगा न्यूज एनालिसिस वाले पोर्शन में, तो आप लोग सोचकर सरप्राइज होंगे कि ऐसी चीजें भी देखने को मिल रही है। तो यहां पर जो राइटर है वो यही बोल रहे हैं कि यार इन चीजों को सुधारना चाहिए, एक छोटे से इंसिडेंट की वजह से पूरी जो पुलिस फोर्स है उसकी बेइज्जती हो जाती है, तो ये सही चीज नहीं है, इन चीजों के ऊपर हम लोग को काम करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग की क्या राय है इसके बारे में आप लोग अपनी राय बताइए। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोग के एग्जाम में बड़ी आराम से। अभी हुआ क्या था, यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब बोला गया गवर्नमेंट को कि यार जो भी जिसकी भी डेथ हुई है कोविड-19 की वजह से कम 50,000 रुपए आप लोगों को उनके देने चाहिए। पहले तो स्टार्टिंग में काफी अच्छा खासा एक अमाउंट देने की बात की गई थी, पर लेकिन अब यह बोला गया कम से कम 50,000 तो आप लोगों को देने चाहिए। ठीक है, 50,000 किसको देने चाहिए? हर एक इंसान को देने चाहिए जिसकी डेथ हुई है कोविड-19 के टाइम पर। पहले लगभग बोला गया था कि लगभग 4-4 लाख रुपए देने चाहिए, पर लेकिन इट वॉज नॉट पॉसिबल। अगर देखा जाए तो ये इतनी अच्छी हमारी इकोनॉमी नहीं है कि हर एक इंसान जितनी डेथ हुई है लाखों में उनको 4-4 लाख रुपए दे सके, तो इससे कंडीशन खराब हो जाएगी। तो एक कंडीशन बनी कि कम से कम 50,000 रुपए हर एक पर्सन को दिया जा सकता है जिसकी डेथ हुई कोविड-19 के ड्यूरेशन में। अब ये भी जरूरी नहीं है कि उसके सर्टिफिकेट पर ये लिखा हो कि वो कोविड-19 की वजह से ही डेथ हुई है। तो कई सारे राज्य क्या कर रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि जिसके सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ कोविड-19 की वजह से डेथ हुई है उसी को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, हर एक उस इंसान को 50,000 रुपए दिए जाएंगे जिसकी डेथ हुई है कोविड-19 के ड्यूरेशन में, क्योंकि सर्टिफिकेशन बनाने में आप लोगों को बताया क्या कंडीशन देखने को मिलती है। तो इसी के चलते यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है इसको शब्द को बोलते हैं एक्स ग्रेशिया। एक्स ग्रेशिया क्या होता है? एक्स ग्रेशिया अगर आप लोगों को टर्म के बारे में बात करूं, ये होता है एक तरीके से बाय फेवर, ये शब्द लैटिन वर्ड में इसको बोलते हैं बाय फेवर। ठीक है, तो यानी कि एक्स ग्रेशिया क्या है, एक तरीके से लीगल कॉन्टेक्स्ट में अगर इसको देखें
आप लोग यहां पर कई बार ये यूज किया जाता है कि एक तरीके से स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, ठीक है, आउट ऑफ काइंडनेस, दया से, ग्रेस, कृपा से, यानी कि अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, दया से, कृपा से अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन आता है सामने, वॉलेंट्री, गवर्नमेंट देखिए वॉलेंट्री आ रही है यहां पर पैसे देने के लिए, हालांकि वॉलेंट्री बोलना सही नहीं होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पीछे से डंडा लगाया तब जाके आगे बढ़े हैं, ठीक है, वरना बढ़ नहीं रहे थे। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं। तो ये 50,000 रुपए एक्स ग्रेशिया देने की बात यहां पर की जा रही है, ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, खासकर उन लोगों के लिए जिनके घर में से पता चला दोनों के दोनों पर्सन की डेथ हो गई, माँ बाप दोनों चले गए, बच्चा अकेला रह गया, कोई कमाने वाले थे उनकी डेथ हो गई है, तो इसलिए यहां पर ये काफी जरूरी हो गया। तो बोला गया है ये जरूरी है, ये होना चाहिए। तो हेल्थ मिनिस्ट्री के और इसी के साथ में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा बोला गया कि ऐसा कुछ हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। जिस दिन से पहला केस कोविड-19 का आया उस दिन से लेकर अब तक का जितने भी यहां पर डेथ हुई है उन सबको यहां पर काउंट किया जाएगा। तो इसके चलते 4.4 लाख के करीब लोग हैं जो कि यहां पर कोविड-19 की वजह से जिनकी डेथ हुई है, तो उनको सबको यहां पर चीजें प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। आप लोगों को पता होगा बहुत सारे ऐसे केस थे जिसमें ये बोला गया था कि यहां पर कोविड-19 की बेसिकली काउंट ही नहीं किए जा रहे थे, तो उनको तो कोई गिन ही नहीं रहा। बोला तो ये गया था कई सारे डेटा के द्वारा कि 8, 9, 10, 12, 13 लाख 14 लाख तक लोगों की जान गई है, पर लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से माने तो कम से कम जो रिकॉर्ड है उनके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में काम करना चाहिए। और ये फंड कहां से निकल कर आएगा, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ये फंड जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात भी किया था, स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड से इसको निकाल कर लेकर आया जाएगा। तो स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड के बारे में कुछ बातें आप लोगों से करूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये फंड बनाया किसके बेस पर था, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट था 2005 का, उसके बेस पर ये फंड बनाया गया था और 13th फाइनेंस कमीशन के द्वारा इसको रिकमेंड किया गया था। तो 13th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे, तो याद रखिएगा 13th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे डॉक्टर विजय केलकर। तो इनके द्वारा इस फंड को रिकमेंड किया गया था कि ऐसा कोई फंड यहां पर होना चाहिए। तो ये फंड बनाया गया, स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली इसको देखेगी इमीडिएट रिलीफ के लिए। अगर कल को चलकर कोई साइक्लोन आता है, अर्थक्वेक आता है, सुनामी आती है, कोई लैंडस्लाइड होती है, कोई एवलांच, कोई ऐसा कोल्ड वेव यानी कुछ भी ऐसा डिजास्टर देखने को मिलता है, तो इमीडिएटली रिलीफ प्रोवाइड कराया जाएगा यहां पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो 10% तो यहां पर गवर्नमेंट जो है वो इमीडिएट रिलीफ के लिए भी दे सकती है, तुरंत एक एक्शन लेने वाली बात होती है। पर लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां पर ये जो फंड है ये देखिए ढंग से खर्च किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि अपने आप इसको ऐसे भी खर्च कर लेंगे। इसका ऑडिट किया जाएगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। तो कैग के बारे में याद रखना, कैग कौन से आर्टिकल में आता है, याद है संविधान के अंदर में, बताइए चलिए देखता हूं कौन सी आंसर देता है। कैग कौन से आर्टिकल में आता है, लिखिए जरा एक बार। तो यहां पर इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड कराएगा और होम मिनिस्ट्री यहां पर बेसिकली इसको देखेगी कि क्या 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 पैसा किस तरीके से यूज यहां पर किया जा रहा है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर और देखने को मिलेगा, अगर कोई पैसा दिया जाना है यहां पर कि होम, ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दे रही है, ये एक तरीका ग्रांट इन एड है। ग्रांट इन एड मतलब पैसा दे दिया तो इसका मतलब दे दिया, ये एक तरीका ग्रांट इन एड हो गया, ये रिटर्न नहीं मिलेगा। तो ये आर्टिकल 275 में हमारे संविधान में मेंशन किया गया है ग्रांट इन एड के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 266 में ये मेंशन किया गया है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में। आर्टिकल 267 में मेंशन किया गया कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये सारे आर्टिकल इनके बारे में मेंशन कर रखे हैं, तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। कभी इन फंड के बारे में डायरेक्ट आर्टिकल देकर आप लोगों से बात कर ली जाती है। और कैग कहां पर लिखा हुआ है, आर्टिकल 148 के तहत, ठीक है। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ऑडिट करने का ये काम करता है जहां पर पैसा दिया जाता है, इसलिए बोला जाता है कि जनता के पर्स की रखवाली करता है कि पैसा ढंग से खर्च हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। कैग जो है वो काफी इंपॉर्टेंट ऑफिस है। हमारे द्वारा कहां से लिया गया था ये, तो ये यूके से लिया गया था हमारे द्वारा, यूनाइटेड किंगडम से। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, पर लेकिन यूके का जो कैग है वो ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू हमारे कैग के। क्यों, क्योंकि यूके का कैग जो है वो पैसा खर्च कैसे करना है उसके बारे में बताता है। हमारी कंट्री में क्या दिक्कत है, पैसा जब खर्च हो जाता है उसके बाद में कैग आता है, यानी कि जब पैसा खर्च कर दिया तब कैग आकर चेक करेगा। यानी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाला फंडा हमारी कंट्री में नहीं है। यानी कि अगर पैसा जहां पर खर्च हो रहा है उसके बारे में कैग कोई बात नहीं करेगा, जब खर्च कर दिया तब ये देखने आएगा, ठीक है। यानी कि फिर पछता है क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत, तो ये तब आके चेक करता है जब चिड़िया खेत चुग जाती है। पर लेकिन अगर बात करें यूके में तो चिड़िया के आने से पहले आ जाता है कि भाई साहब पैसा खर्च क्या कर रहे हो ये बताओ पहले। तो इसलिए कई बार क्रिटिसिज्म होता है अगर कैग के ऑफिस के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग जरूर याद रखिएगा कि किस वजह से क्रिटिसिज्म यहां पर होता है। 75% पैसा दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उन राज्य को जो कि नॉर्मल राज्य और यूनियन टेरिटरी है। 90% दिया जाएगा जो स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो गए, सिक्किम हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर। यहां पर 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। यानी कि जो स्कीम है ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की कैटेगरी में आप लोग बोल सकते हैं, सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर काम करेंगे। तो ये है बेसिक मुद्दा। अब फाइनेंस कमीशन जो कि यहां पर सारी चीजें रिकमेंड करता है, तो इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। तो फाइनेंस कमीशन
कमीशन जो है 1951 में हमारी कंट्री में क्रिएट किया गया था आर्टिकल 280 के तहत। तो याद रखिएगा 15 फाइनेंस कमीशन जो हमारी कंट्री में अभी है, इसका टाइम ड्यूरेशन यहां पर थोड़ा सा लंबा कर दिया गया है। पहले कंपेयर में यहां पर क्या था, बोला जाता है 25 तक, लेकिन अब 26 तक चलेगा यहां पर ये फाइनेंस कमीशन का, क्योंकि कई सारी सिचुएशन अभी चेंज हो गई है। 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, एनके सिंह है, जो कि रिसेंटली अभी याद रखिएगा सबसे पहला फाइनेंस कमीशन जो बनाया गया था वो था केसी नगोई जी की अध्यक्षता में। सेकंड जो थे यहाँ पर के सदानम, ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनके नाम याद रख सकते हैं। 14 फाइनेंस कमीशन क्यों न्यूज में आता है, ये डीवाई रेड्डी इसलिए न्यूज में आता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में कितना पैसा शेयर होना चाहिए। तो सबसे पहले इनके द्वारा 32% से बढ़ाकर इसको 42% कर दिया, यानी कि सेंटर जो है वो स्टेट को 42% पैसा दे। तो ये बातें यहां पर इनके द्वारा बोली गई 14 फाइनेंस कमीशन के द्वारा। देखिए था क्या, कई सारी बातें, अगर थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूं, हालांकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है, सुनो इसको, ठीक है, रिवीजन भी हो जाएगा, जिसको पता है जिसको नहीं पता है बातें जानने को मिलेगी। नॉर्मली ऐसा था, पहले यहां पर कितना पैसा दिया जाता था, 30% पैसा दिया जाता था। तो होता क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट कई सारी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम चलाया करती थी, या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम चलाया करती थी, ठीक है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि सेंट्रल स्टेट को पैसा देगा और मिलकर काम करेंगे। पर लेकिन जैसे यहां पर ये 42% यहां पर ये पैसा चला गया, तो यहां पर जो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम होती है, यानी जिसमें सेंटर पूरा पैसा देता है, वो सारी स्कीम लगभग बंद कर दी, ओनली स्पॉन्सर्ड वाली स्कीम रह गई, और उसमें भी कम करना स्टार्ट कर दिया। तो कई बार क्रिटिसिज्म होता है कि 42% जो दिया गया ना, ये रियलिटी में नहीं दिया गया, ये दिया उतना ही जा रहा है, क्योंकि सारी जो स्कीम एक्स्ट्रा पैसा सेंटर दिया गया था वो सारे मुद्दे सेंटर ने बंद कर दिए। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी है सेस के बारे में बात की जाती है। सेस क्या होता है, सेस होता है टैक्स ऑन टैक्स, यानी कि अगर आप लोग इनकम टैक्स पे कर रहे हैं 100 रुपए, ठीक है, तो 100 रुपए आप लोगों ने इनकम टैक्स पे कर दिया, तो बोलने लगे कि इनकम टैक्स पे 2% का सेस लगाया जाएगा। तो ये सेस क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स होता है, यानी कि अब आप लोग को 102 इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मुद्दा यहां पर यह कि जो 102 इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, तो यहां पर जो 2 रुपए ये सेस के जा रहे हैं, ये सेंटर एंड स्टेट के बीच में जब टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें ये काउंट नहीं होता है सेस। क्यों, क्योंकि ये पर्टिकुलर पर्पज के लिए लगाया जाता है। अगर एजुकेशन के लिए सेस लगा दे तो एजुकेशन में यूज होगा, इन्वायरमेंट में लगा दे तो इन्वायरमेंट में यूज होगा। आप लोगों को याद होगा जब जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया तो उस टाइम पर यह बोला गया था कि जिन भी राज्य को जीएसटी इंप्लीमेंट करने से दिक्कत होगी, उनको नुकसान होगा, तो उनको एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा, तो उसके लिए भी सेस लगाया गया था। तो ये पैसा बेसिकली सेंटर डिसाइड करता है कहां पर यूज किया जाएगा, उसके लिए लगाया जाता है। तो कई सारे राज्य रोते हैं इसको लेकर कि सेस लगाते रहते हैं, हमारे हिस्से में आता नहीं है, तो सेंटर तो दुनिया भर का पैसा इकट्ठा कर लेता है, हम क्या करें। तो इसलिए कई सारी दिक्कतें निकल कर आती हैं। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो एक्स्ट्रा मैंने आप लोगों को बताए, इनके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी यार, कंफ्यूजन कोई नहीं होना चाहिए माइंड में किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर, ठीक है। तो जितना मुझे लगेगा रिपीट करने लायक है, रिवीजन करने लायक है, वहां पर मैं आप लोगों का रिवीजन भी कराऊंगा, ठीक है। तो इसके बारे में पर आप लोग जरूर याद रखना कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे। हालांकि ये वाला जो टॉपिक है मैं आप लोगों को नैनो मैगजीन के अंदर पढ़ा चुका हूं, पर लेकिन यहां पर भी अभी आया तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बातें भी आप लोगों को जानने को मिल जाएगी। देखिए हमारी कंट्री में अभी साइक्लोन कई सारे आप लोगों को देखने को मिले, जैसे आप लोग गुलाब साइक्लोन देखने को मिला, इसी के साथ में आप लोग को शाहीन देखने को मिला, ठीक है। तो गुलाब कहां पर देखने को मिला, गुलाब देखने को मिला था बे ऑफ बंगाल में। इसी के साथ में जो शाहीन देखने को मिला, ये कहां पर देखने को मिला, ये अरेबियन सी में देखने को मिला। इसके बारे में याद रखेगा, इनके नाम किस किस के द्वारा दिए जा रहे हैं। तो गुलाब में बॉम्ब रखकर तो पाकिस्तान ने हमको दिया, जिसकी वजह से काफी नुकसान हो गया। और शाहीन जो है इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में याद रखिएगा, इसका मतलब है बेसिकली गुरुड़, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पर ये जो साइक्लोन का नाम इसका मतलब है गुरुड़, ठीक है। तो ये याद रखेंगे यहाँ पर एक तरीके से ये साइक्लोन का नाम किसके द्वारा दिया गया। चलिए क्वेश्चन आप लोग बताइए, हालांकि आप लोग को देखने को मिल जाएगा अभी, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये है गुरुड़ा, ठीक है। तो ये शाहीन का नाम दिया गया कतर के द्वारा। कतर कहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा, तो कतर आप लोग यहाँ पर देखते हैं कंट्री, तो इसके द्वारा यहाँ पर इसका नाम दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखेगा। नॉर्मली जो साइक्लोन है आप लोगों को मैक्सिमम साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलते हैं। अब इंपॉर्टेंट यहां पर क्या बोला गया, साइक्लोन आने का टाइम पीरियड क्या रहता है हमारी कंट्री में। अगर कोई आप लोगों से पूछे, आप लोगों को पता है मैक्सिमम बारिश हमारी कंट्री में किससे होती है, ये होती है बेसिकली, ये एक मानसून का नाम याद रखिएगा। जब ऐसे आप लोग यहां पर कोऑर्डिनेट खींचोगे तो यहां पर देखने को मिलेगा ये हो गया वेस्ट, और ये हो गया साउथ, ठीक है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट। तो मॉनसून हमेशा इस साइड से आता है, तो इसको इसलिए साउथ वेस्ट मॉनसून आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि साउथ वेस्ट के साइड से मॉनसून आ रहा है, मैक्सिमम बारिश इसी से होती है। और टाइम पीरियड क्या होता है इसका, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये इसका टाइम पीरियड होता है। यानी कि अक्टूबर अभी चल रहा है, तो इसका मतलब ये साइक्लोन का टाइम पीरियड खत्म हो चुका है। अब जब साइक्लोन का बोल रहा हूं, मतलब मॉनसून का टाइम पीरियड खत्म हो चुका है। ये कई बार ऐसा रहता है, दिमाग में तो चल रहा होता है कि हाँ मॉनसून ही बोल रहा हूँ, पर लेकिन मुंह से साइक्लोन निकल रहा है, ठीक है। तो ऐसे छोटी छोटी यार गलतियां कई बार हो जाती हैं, इनको माफ कर दिया करो। मतलब माफ का मतलब ये कि मुझे याद दिला दिया करो अगर कुछ ऐसी चीजें मैं बोलता हूँ, ताकि आगे आने वाली वीडियो में रेक्टिफाई कर सकूँ, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा पता है मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं मुंह से क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ी सी ये कई सारी छोटी छोटी सी बातें रहती हैं, तो उन्हें छोटी छोटी सी बातें जिनको आप लोग थोड़ा सा बता सकते हैं। एक बच्चा क्या ऐसी, हालांकि कोई स्टूडेंट ऐसी बातें नहीं लिखेगा, कोई नया था जिसने पहली बार वीडियो खोली होगी, तो ऐसी कोई गड़बड़ होगी मेरे से, तो कह रहा है कि पढ़ाना छोड़ दो, ये आपके बस की बात नहीं है।
मैंने कहा चलो यार छोड़ता हूँ, कुछ और करता हूँ, देखता हूँ मेरे लिए क्या अच्छा काम हो सकता है, मैं अपना एरिया चेंज करता हूँ चल के। तो कई बार ऐसा होता है यार, तो ये चीज़ें रहती हैं थोड़ी सी, तो देख लिया करो, ठीक है। गलती होती है यार, इंसान ही तो हो, ऐसा थोड़े ना कि मशीन हो जो फीड कर दे वही बोलूँगा, तो होती हैं चीज़ें, थोड़ी थोड़ी चलती रहती हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे बात की जा रही है यहाँ पर बेसिकली मॉनसून के बारे में। तो हमारी कंट्री में मॉनसून 4 महीने में देखने को मिलेगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो ये 4 महीने जो होते हैं, अगर इनको आप लोग चेक करेंगे तो इनके पहले वाले जो महीने हैं बेसिकली मार्च से लेकर मई तक साइक्लोन आएंगे और अक्टूबर और दिसंबर तक साइक्लोन आप लोग को देखने को मिलेंगे। यानी कि मानसून से पहले और मानसून के बाद में 2 साइकिल हमारे देश में साइक्लोन की आप लोग को देखने को मिलती है। और नॉर्मली कभी कभी ओकेजनली जून और यहाँ पर सितंबर के अंदर भी साइक्लोन आप लोग को देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसा माहौल हमारे देश के आसपास में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इसी के चलते ये बातें यहाँ पर की जा रही है। तो अभी बात ये है, अभी ये आर्टिकल क्या बोल रहा है, आर्टिकल ये बोल रहा है कि जो हमारी कंट्री का आईएमडी है ना, वो सारी इंफॉर्मेशन देता है कि कैसे मॉनसून आता है। इसको बोलते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। क्वेश्चन अगर बन जाए स्टेटमेंट देकर किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में आता है, अर्थ साइंस, ठीक है। तो अर्थ साइंस के अंडर में आता है और ये बताता है मॉनसून कैसे रहने वाला है। पर ये कई बार जिस तरह का प्रेडिक्शन करता है, भविष्यवाणी करता है, वैसा मॉनसून देखने को मिलता ही नहीं है। अभी भी यही कंडीशन देखने को मिली। तो उसी के बारे में बात की जा रही है कि इसके द्वारा जो प्रेडिक्शन किया गया वो फुलफिल नहीं हुआ, उस हिसाब से काम होता हुआ नहीं नजर आया। ये प्रेडिक्शन कहां कहां पर करता है, ये देखिए, ऐसा नहीं कि हमारे देश के लिए करता है। स्टेटमेंट में ऐसी कंफ्यूजन आप लोगों को दे देंगे कि अपने देश के लिए काम करता है, नहीं। ये आप लोगों को मलक्का स्टेट तक, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी या गल्फ पर्शियन गल्फ, यहां तक का ये फोरकास्ट करता हुआ नजर आता है। तो ओनली अपने देश के लिए फोरकास्ट नहीं करते हैं यहाँ पर ये, ठीक है। 1875 में इसको बेसिकली बनाया गया था और ये कई सारी चीजों के बारे में बताता है, जैसे कि वेदर फोरकास्ट करता है, ठीक है। इसी के साथ में ये बेसिकली से साइक्लोन आ रहा है उनके बारे में बताता है। इसी के साथ में जो अर्थक्वेक के बारे में भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देता है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जिसको बोलते हैं इस तरीके का ऑफिस, उसको बोलते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। यानी कि हमारी कंट्री का जो आईएमडी है, तो WMO जो कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इसके अंदर एक ऑफिस आप लोगों को देखने को मिलेगा IMD, ठीक है। तो यानी कि IMD जो है वो यहां पर WMO के अंडर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। WMO के 6 रीजनल ऑफिस है, जिनमें से एक आप लोगों को IMD देखने को मिलेगा हमारी कंट्री के अंदर, जो कि दिल्ली में इसका मेन रीजनल ऑफिस है। दिल्ली में इसका मेन ऑफिस है, बाकी और जैसे मुंबई, कोलकाता, नागपुर और पुणे के अंदर इसके आप लोगों को रीजनल ऑफिस नजर आ जाएंगे। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या, जो मॉनसून थी हमारी कंट्री में, अभी बारिश अगर देखने को मिले, अभी भी आप लोगों को कल वल भी बारिश आप लोगों को देखने को मिली होगी कई सारे एरिया में। तो इसलिए बोला जा रहा है कि जो यहां पर आईएमडी प्रोसीजर फॉलो करता है, उसमें कई बार इतनी एक्यूरेसी देखने को नहीं मिलती है। आईएमडी बोलता है बारिश ज्यादा होगी तो ज्यादा कम हो जाती है, कम बोलता है तो ज्यादा हो जाती है। तो ये लॉन्ग पीरियड एवरेज इनके द्वारा निकाला जाता है। लॉन्ग पीरियड एवरेज मतलब लगभग कोशिश इनके द्वारा की जाती है कि लंबे समय का 20, 30, 40 साल का एक पीरियड लिया जाए और उसके बेस में बताया जाए कि बारिश कैसे रहने वाली है। तो उसका जो एस्टिमेशन है वो कई बार क्लाइमेट चेंज की वजह से, कई सारी और चीजों की वजह से वो दिक्कत में पड़ जाता है। अगर वो दिक्कत में पड़ता है तो हमारी कंट्री में जैसे एग्रीकल्चर की जा रही है, कोई फसल उगाई जा रही है, तो उनके ऊपर उसका इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। तो इसकी वजह से कई बार जो क्रॉप फेलियर होते हुए नजर आते हैं कि बारिश बोला अच्छी होगी, नहीं हुई, तो यहाँ पर दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर और अच्छे लेवल पर काम करना चाहिए आईएमडी को, ताकि और ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन यहां पर होना चाहिए। तो इसलिए बोला कि आईएमडी कैन फर्दर इंप्रूव इट्स मॉडल, यानी कि उसका मॉडल इंप्रूव करना चाहिए, जिसकी वजह से जो पता चले कि कहां पर चीजें कैसी हो रही हैं। तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन यहां पर दी गई है, ठीक है। तो ये याद रखेगा। एक क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, ताउक्ते और यास साइक्लोन के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था। आप लोगों को ये बताना है कहां पर वो आया, एक तरीके से किस किस एरिया में वो आए, ताउक्ते और यास साइक्लोन, और यहां पर किस किस के द्वारा उसका नाम दिया गया था। ये मैंने आप लोगों से यहां पर भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसके बारे में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो लंबे समय तक चीजों को याद आप लोग रख पाएंगे। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल यहां पर आप लोगों के सामने ये माइक्रो फाइनेंसिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो माइक्रो फाइनेंसिंग क्या होती है उसको तो हम लोग समझेंगे। इसके साथ में कुछ प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि न्यूज थोड़ी पुरानी है और इसके ऊपर फिर एडिटोरियल लिखा गया है, ठीक है। तो यहां पर ये माइक्रो फाइनेंसिंग आप लोगों से पूछा जाए तो किस कमेटी के द्वारा, रिपोर्ट के थ्रू यहां पर ये चीजें देखने को मिली। अभी आरबीआई के द्वारा एक पर्टिकुलर रेगुलेशन यहां पर लाया गया, जिसको कंसल्टेटिव डॉक्यूमेंट बोला गया। तो रेगुलेशन ऑफ माइक्रो फाइनेंसिंग, तो जून की न्यूज है। तो अभी आप लोग पेपर अगर देने जा रहे हैं तो पूछा जा सकता है यहाँ पर मेलेगम जो कमेटी है उसके बारे में, मालेगम कमेटी। तो ये इसी से रिलेटेड है यहाँ पर, बेसिकली माइक्रो फाइनेंसिंग से रिलेटेड। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर ये सारी चीजें टैग करते हैं। जिस तरीके से हमारी कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ऐसे ही फेड रिजर्व आप लोग को यूएसए का बैंक देखने को मिलेगा। जापान का सेंट्रल बैंक बताइए चलिए क्या है, बहुत पावरफुल है। इवन ये माना जाता है कि जापान के सेंट्रल बैंक के पास में इतनी पैसे हैं कि उनकी जीडीपी से भी ज्यादा पैसे आप लोगों को उसके पास में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कई बार ऐसे जो ऐसी चीजें होती है, इन्फॉर्मेशन ये हल्के से आप लोगों को फायदा रहते हैं, क्योंकि जापान काफी ह्यूज इन्वेस्टमेंट हमारे देश में करता है, ठीक है। तो एक कमेटी है यहाँ पर, इसके बारे में याद रखेगा, मालेगाम कमेटी। अभी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे माइक्रो फाइनेंसिंग के बारे में। तो माइक्रो फाइनेंसिंग बोला गया कि फॉर्म फाइनेंस सर्विस है जो कि प्रोवाइड करती है स्मॉल, यानी कि छोटे। माइक्रो फाइनेंस बोला गया छोटे छोटे लोन, ठीक है। तो स्मॉल लोन प्रोवाइड कराती है और अदर जो फाइनेंशियल सर्विस
टू द पुअर और लो इनकम हाउस होल्ड, यानी कि जो गरीब तबका है सोसाइटी का, उसके लिए ये यहां पर बेसिकली हेल्प प्रोवाइड कराने की काम करती है। ये माइक्रो फाइनेंसिंग बोलते हैं। माइक्रो फाइनेंसिंग लोन जो है वो कोलेटरल फ्री होता है। कोलेटरल फ्री मतलब आप लोगों को यहां पर कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है ये लोन लेने के लिए, कि आप लोगों के पास में जमीन होनी चाहिए तो ही आप लोग लोन लेंगे, ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं है यहां पर। तो ये एक तरीके से कोलेटरल फ्री लोन देता है यहां पर हाउस होल्ड को, जिनकी इनकम यहां पर 1,25,000 के नीचे या फिर यहां पर 2 लाख तक का आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो 1,25,000 का जो क्राइटेरिया है वो तो गांव वाले एरिया के लिए है, और जो 2 लाख का क्राइटेरिया है वो शहर या फिर जो सेमी अर्बन वाला एरिया होता है, ठीक है, जिसको आप लोग टाउन बोल देते हैं, उसके लिए है। हाउस होल्ड जो है उसको परसेंटेज ऑफ द जो हाउस होल्ड इनकम जो उसकी रहेगी उसकी मैक्सिमम 50% लिमिट तक लोन मिल सकता है, यानी कि जो उसकी जो इनकम है उसकी 50% लिमिट तक यहां पर लोन मिल सकते हैं। ये बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहां पर हाउस होल्ड का मतलब यह है कि ग्रुप ऑफ द पर्सन इन द फैमिली जो कि एक साथ में रह रहे हैं और एक ही किचन के अंदर खाते हैं, तो उसको बेसिकली हाउस होल्ड बोला गया है। तो हाउस होल्ड मतलब पूरे परिवार की जो अर्निंग है, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो आरबीआई जो है उसके द्वारा यहां पर बेसिकली बोला जा रहा है कि माइक्रो फाइनेंसिंग जो सेक्टर है वो काफी बड़ा रोल प्ले कर सकता है यहां पर, खासकर काफी बड़े ज्यादातर लोगों को फायदा यहां पर पहुंचा सकते हैं। तो इसके बारे में यहां पर बात की गई। तो एक तरीके से एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू जो इंस्टीट्यूशन अगर फिक्स तरीके से अगर चीजों को लेकर चलेगा सही तरीके से ट्रांसपेरेंट मैनर में, तो कई सारे लोगों को फायदा पहुंचता हुआ नजर आएगा। अब यहां पर माइक्रो फाइनेंसिंग के बारे में बात करें तो कई सारे इंस्टीट्यूशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, ठीक है, इसी के साथ में जो इंक्लूड करते हैं स्मॉल जो फाइनेंस बैंक है, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो गई, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो गए, ये सारे देखने को मिलेंगे। तो माइक्रो फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशन है इसके बारे में बात करें तो स्मॉल लोन प्रोवाइड कराते हैं लोगों को, ये बेसिकली ताकि जो बैंकिंग फैसिलिटी एक्सेस नहीं कर पाते हैं, यानी कि जिसके पास में बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है उनको ये लोन प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन भी ये करते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब जिन लोगों के पास में बैंक अकाउंट नहीं है उनको भी यहां पर फायदा पहुंचाते हुए नजर आएंगे। डेफिनेशन ऑफ स्मॉल लोन की बेसिकली वेरी करती रहती है कि बिटवीन जो एक तरीके से आप लोग कंट्री टू कंट्री पर, लेकिन इंडिया के अंदर ओन लोन जो बिलो 1 लाख है उनको बेसिकली माइक्रो लोन की कैटेगरी में रखा गया है। आप लोग बोलेंगे कि हाँ तो आपने बोला था 1,25,000 2 लाख, ये इनसे गांव में उनकी इनकम होगी, बोला ना उसकी 50%, यानी कि अगर 2 लाख इनकम है तो 1 लाख तक का मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं 50% तक का लोन मिलेगा जितना उसका घर की इनकम है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कंफ्यूज मत होइए, कभी आप लोग बोलो कि बोला तो वो गया था, ठीक है। तो यहां पर 1 लाख तक का मैक्सिमम आप लोग को लोन देखने को मिलेगा। तो यहां पर इस तरीके से क्या रहता है, तो जो एक तरीके से ये प्रमोट करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, इनेबल करता है पुअर को कि उसको लोन मिल सके, लो इनकम हाउस होल्ड जो है उनको पुअर्टी यानी कि गरीबी से बाहर निकाला जा सके, उनका इनकम लेवल इंक्रीज हो सके, अगर लोन मिल गया तो कुछ काम धंधा करेंगे, और कोविड-19 के चलते तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई इसकी, और उनकी ओवरऑल लाइफ में भी इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आएगा। तो माइक्रो फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशन है वो कई सारे काम करता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ में बात की जा रही है कि एक तरीके से अचीव करेगा नेशनल पॉलिसीज, जैसे कि पॉवर्टी रिडक्शन करना है, वुमेन को अगर लोन दिया जाए तो वुमेन इंपावरमेंट का काम करेगा, वनरेबल ग्रुप जो कि काफी दिक्कत में रहता है सोसाइटी के अंदर में उसको काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा, और स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग लोगों का बढ़ेगा। तो यानी कि एक तरीके से अगर मोटे मोटे तौर पर अगर मैं आप लोगों को बोल दूं कि ये क्या काम करेगा, तो आप लोग इसको बेसिकली काउंट कर सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है, जो कि टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो उनमें से कई सारों को फायदा पहुंचाता हुआ नजर आएगा। पॉवर्टी रिडक्शन पहले वाला फायदा पर करेगा, जीरो हंगर भुखमरी को टैकल करेगा, हेल्थ के बारे में बात करेगा अगर लोन मिल जा रहा है, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन भी यहां पर मिल सकती है, जेंडर इक्वलिटी रिड्यूस होती नजर आएगी, और क्लीन वाटर और सैनिटेशन वाले मुद्दे पर भी काम होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। तो यानी कहने का मतलब यहां पर यह कि माइक्रो फाइनेंसिंग अगर ढंग से हम लोग प्रोवाइड करा पाते हैं तो कई सारे एरिया में काफी अच्छा फायदा आप लोग को देखने को मिलेगा। एक और इंपॉर्टेंट छोटी सी बात, अगर किसी ने माइक्रो फाइनेंस लोन ले लिया है और वो उसको बेसिकली पे नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा भी है यहां पर सिस्टम कि आप लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी। अगर आप लोग पे नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप लोगों को बिल्कुल ही तुरंत वहां पर पकड़ लिया जाएगा, तो ताकि यहां पर सोसाइटी में शांति बनी रहे, तो ऐसा भी एक मुद्दा आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली प्रॉपर तरीके हैं कि जिसके थ्रू यहां पर काम किया जा रहा है। तो अभी यहां पर जो राइटर वो क्या बोल रहे हैं कि जो अभी अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा प्रपोज किया गया है वो यहां पर एंटी पुअर है, यानी कि प्रपोज जो गाइडलाइन है वो प्राइवेट क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को फेवर करेंगी, यानी कि एक तरीके से दो तरीके से लोन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक तो प्राइवेट सेक्टर वाले जो इसमें काम कर रहे हैं और दूसरे हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक काम कर रहे हैं। तो बोला यह गया कि इससे प्राइवेट सेक्टर वाले जो बैंक है उनको बेसिकली फायदा होता हुआ नजर आएगा, और प्राइवेट सेक्टर वाले जो बैंक है अगर वो काम यहां पर करेंगे तो आप लोगों को पता है कि वो तो प्रॉफिट के बेस पर काम करेंगे जहां पर उनको फायदा देखने को मिलेगा। तो इसके चलिए से यहां पर दिक्कतें देखने को मिलेगी इसकी इंप्लीमेंटेशन के बारे में। तो ये पुअर को फेवर नहीं करेंगे, वो हमेशा उस इंसान को लोन देंगे जो कि उनको लगता है कि जो लोन देने लायक है, रिटर्न करने लायक है। तो जो ये सारी बातें आपने यहां पर बोली है कि गरीबी मिटाएगा, ये सारी चीजें खत्म करेगा, स्टैंडर्ड सोसाइटी का इंप्रूव करता हुआ नजर आएगा, वो कोई भी नहीं होगा अगर यहां पर प्राइवेट वाले इस पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा एंट्री करेंगे और उनको अगर ढंग से रेगुलेट नहीं किया गया तो यहां पर कुछ भी फायदा
इसका देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए बोला गया कि यहाँ पर नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलता है गांव वाले एरिया में लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर पड़ोसी से लोन ले लेते हैं, ठीक है, कि यार इतना पैसा तुझे दे देंगे, और वो कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पर लोन लेते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को दिक्कतें भी देखने को मिलती हैं। एग्रीकल्चर में जो बात करें, वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कई सारी इंश्योरेंस कंपनी छोड़ छोड़कर तो भाग रही थी अभी रिसेंटली, ठीक है, क्योंकि उनको नुकसान देखने को मिल रहा था। बहुत सारे लोगों को बेसिकली पैसा पे करना पड़ता है उनको, अगर एग्रीकल्चर में लॉस हो जाता है। तो इस तरीके से जहां पर भी प्राइवेट को लॉस होता हुआ नजर आएगा, वो फिर काम करते हुए नजर नहीं आएंगे। तो इसलिए बोला गया कि यहां पर पब्लिक सेक्टर बैंक को काम करना चाहिए था, ना कि प्राइवेट वालों को। प्राइवेट वाले कभी यहां पर आकर एंट्री करेंगे नहीं जहां पर उनको प्रॉफिट नहीं दिखेगा। तो ये यहां पर जो राइटर है वो यहां पर इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। आइए थोड़ा सा टाइम ले लेता हूं आप लोगों का, जो बेसिकली डिस्कस कर लेते हैं AU KUS के बारे में भी। AU KUS क्या है यहां पर, इसमें ऑस्ट्रेलिया, USA और UK 3 कंट्री द्वारा मिलकर एक नया ग्रुप बनाया गया। तो ये जो नया ग्रुप बनाया गया है यहां पर, ये काफी ज्यादा इंडिया के फेवर में अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है कि हम लोगों के पास में ऑलरेडी क्वाड ग्रुप तो था। क्वाड ग्रुप में इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA थे, तो इसके ऊपर ढंग से काम नहीं किया गया। अभी एक नया ग्रुप बना लिया और बोला जा रहा है कि पूरा फोकस अभी नए ग्रुप पर आने वाला है। इसमें क्या किया गया है, एक सबमेरीन यहां पर, जो न्यूक्लियर सबमेरीन आप लोग बोल सकते हैं, वो यहां पर बेसिकली USA क्या करेगा, ऑस्ट्रेलिया को देगा। इंडिया के पास में ऑलरेडी न्यूक्लियर सबमेरीन है, पर लेकिन अगर इस तरीके से इतना फोकस ऑस्ट्रेलिया पे होगा तो कई सारे तो बोले कि एक अच्छा काम है यहां पर, कि एक तरीके से पावरफुल बन जाएगा ऑस्ट्रेलिया, तो यहां पर चाइना को टैकल करने में हेल्प मिलेगी। पर लेकिन ये भी बोला जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में क्वाड को बेसिकली इग्नोर किया जा सकता है, इस ग्रुप के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा सकता है, तो इसके चलते भी चीजें देखने को मिल रही है। तो राइटर तो सीधा सीधा ये बोल रहे हैं कि देखिए इंडिया को ना अभी यहां पर थोड़ा सा सोच समझकर काम करना चाहिए, ठीक है। कई सारी अपॉर्चुनिटी आती है तो कई सारे चैलेंज भी आते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से आप लोग को देखना पड़ेगा कहां पर अपॉर्चुनिटी है और कहां पर चैलेंजेस है, और उनमें बैलेंस कैसे आप लोग बना पाते हैं। क्योंकि क्वाड जो ग्रुप बनाया गया था वो भी इसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए बनाया गया था कि जो बेसिकली इंडो पैसिफिक रीजन में शांति बनाकर रखने के लिए 4 कंट्री को एक साथ में लेकर ये आए थे। तो अगर इन कंट्री को एक साथ में लेकर आकर ये ग्रुप बनाया गया था, तो यहां पर ग्रुप तो बहुत सारे हैं आज के में, तो इनको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है और कैसे इनका फायदा उठाया जा सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर दुनिया भर के इंस्टीट्यूशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो क्वाड वर्सेस AU KUS को न कर एक तरीके से सप्लीमेंट्री ग्रुप के तरीके से अगर लेकर चला जाए कि हाँ दोनों एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और USA दोनों में कॉमन है, ठीक है। जापान भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग को ऐसे लेकर चलना चाहिए। अफगानिस्तान के मुद्दे पर कैसे बात करनी है, चाइना को कैसे टैकल करना है, क्लाइमेट चेंज को कैसे टैकल करना है, कोविड-19 के बाद में इकोनॉमी को कैसे उठाकर लेकर चलना है, तो ये वो मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम लोग को फोकस देकर चलना चाहिए। और अफगानिस्तान में तो चाइना भी एंट्री मार रहा है, तो वहां पर एक काफी बड़ा मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इंडिया के लिए तो अफगानिस्तान काफी बुरी कंडीशन बन गया, पर लेकिन AU KUS पर अगर ज्यादा फोकस देता है यहाँ पर, तो क्वाड के जो है ठंडे बस्ते में क्वाड पड़ता हुआ नजर आएगा। तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात यहां पर होगी, ठीक है। तो इंडिया को किस तरीके से एक बैलेंस बनाकर चलना है वो चीजें देखनी पड़ेगी। तो ये कुछ मुद्दे हैं, कई बार हालांकि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं इन चीजों को, तो हल्का सा एक माइंड में क्लैरिटी रखकर आप लोग चल सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा न्यूज एनालिसिस वाला पोर्शन यहां पर देखने को मिलेगा, आप लोग इसके ऊपर नजर डाल लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट जो मुझे एक न्यूज देखने को मिली, खासकर जो कि सोचने के लिए मजबूर कर रही थी, इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ है उनके द्वारा कुछ कमेंट यहां पर अभी किया गया। हमारी कंट्री में अभी यहां पर यह देखने को मिला कि 2 फिंगर टेस्ट की करने की बात की गई एक लड़की की, बेसिकली कोयम्बटूर के अंदर में। उसके द्वारा आरोप लगाया कि फ्लाइंग लेफ्टिनेंट जो कि उसके कलीग हैं उनके द्वारा इसके साथ में रेप भी किया गया, और यहां पर यह बोला गया कि कहीं ना कहीं यहां पर एक तरीके से नहीं कि टेस्ट किया जाएगा, एक तरीके से कि वर्जिनिटी चेक की जाएगी। ये सारे ऐसे मुद्दे यहां पर देखने को मिले। तो ये काफी एक अगर ऐसा कुछ है तो काफी एक संगीन आरोप आप लोग इसको बोल सकते हैं, जो कि सोचने के लिए मजबूर करता है कि हमारी कंट्री की एयरफोर्स के बारे में, ठीक है, अगर ऐसा कोई आरोप लगा रहा है तो इससे क्या देखने को मिलेगा कि हाँ किस लेवल पर चीजें चल रही हैं। अगर अपने देश के अंदर कुछ ऐसी चीजें निकल कर आ रही हैं तो हम लोग को ये सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि हम लोग इनको कैसे टैकल करके चलें, क्योंकि ऑलरेडी हम जो देखते हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर बहुत कम वुमेन आप लोगों को देखने को मिलेगी, और उसके भी चलते अगर कोई ऐसी कंडीशन निकल कर आती है तो फिर यहां पर और ज्यादा इमेज खराब होती है आप लोगों को नजर आएगी, और ज्यादा इमेज खराब होगी फिर यहां पर, तो सिचुएशन और बुरी तरीके से लोग जो है इनमें यहां पर अपनी जो लड़कियां उनको नहीं भेजते हुए नजर आएंगे, कोई और ऑल्टरनेटिव वो खोजते हुए नजर आएंगे। तो इन सब चीजों को लेकर बेसिकली चलने की बात की जा रही है। तो अगर एक बैलेंस बनाना है तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखकर चलनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पर समझाया गया, तो इसके बारे में आप लोग याद रखेगा। बाकी एयरफोर्स के बारे में एक और आर्टिकल आप लोग को आगे देखने को मिलेगा, वो एक तरीके से उसको भी बता देता हूं, एक मिनट, ठीक है। तो अभी आप लोगों को पता है नए एयरफोर्स के चीफ हैं जिनका नाम है VR चौधरी, ठीक है। तो अभी यहां पर इसके लिए भी चलती हुई बात की जा रही है, यहां पर एयरफोर्स डे के बारे में भी कुछ बातें की जा रही है। एयरफोर्स डे है, आप लोगों को पता है कि यहां पर 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो अभी 8 अक्टूबर आ रहा है, तो उसके चलते भी चीजें देखने को मिलेगी। तो कई सारी ऐसी सिक्योरिटी फोर्स है जो आप लोगों को देखने को मिलती है। आप लोगों को ये बताना है कि
जो एयरफोर्स के साथ में नेवी और आर्मी डे कब कब सेलिब्रेट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग बताइएगा। एयरफोर्स को रॉयल एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। यूनाइटेड किंगडम के बारे में बात करें, जब हमारी कंट्री अंग्रेजों के गुलाम हुआ करती थी, तो उस टाइम तक आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर आगे चलकर इंडियन एयरफोर्स आया, फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स है आज के दिन में हमारी कंट्री, यूएसए, चाइना और रशिया के बाद में, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका आप लोगों को न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मोटो क्या है एयरफोर्स का? टच द स्काई विद ग्लोरी। ये आप लोगों को इसका बेसिकली मोटो देखने को मिलेगा। और ये ड्राइव कहां से किया गया है? तो याद रखिएगा, ये भगवत गीता से इसको ड्राइव किया गया है। भगवत गीता में जो 11 चैप्टर है ना, तो वहां से इसका मोटो निकाल कर लाए गए एयरफोर्स का। ये सारी चीजें जब आप लोग एसएसबी वगैरह देने जाते हैं ना, वहां भी आप लोगों से पूछ ली जाती है, ठीक है। एनडीए सीडीएस की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इस तरीके की चीजें आप लोग याद रखते हैं कि भगवत गीता का जो 11 चैप्टर है वहां से बेसिकली इसका मोटो निकाल कर लाया गया है, ठीक है। बाकी आप लोगों को बताइए यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट हमारी ये फोर्स है, जो कि बेसिकली इनके द्वारा कई सारे ऑपरेशन भी आप लोग याद रखिएगा। जैसे मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था 1948 में इंडियन आर्मी के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पर इसी के साथ में ऑपरेशन जो मेघदूत है यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर के लिए थे यहाँ पर ये, ठीक है। तो इस तरीके कई देखने को मिलेंगे। कई जगह जैसे कि गुजरात साइक्लोन में काफी ज्यादा हेल्प की गई, ठीक है। पीस कीपिंग फोर्स में काफी ज्यादा हेल्प की जाती है एयरफोर्स के द्वारा। तो 42 फाइटर स्क्वाड्रन की बात की जा रही है, नॉट पॉसिबल इन 10 to 15 ईयर। तो आने वाले टाइम में काफी कुछ काम किया जाएगा, तो देखते हैं कि कितना यहाँ पर चीजें आगे होने वाली है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट जो न्यूज है यहाँ पर ये बात की है 13th अमेंडमेंट के बारे में। तो 13th अमेंडमेंट के बारे में मैंने डिस्कस किया था, तो हमारी गवर्नमेंट बोल रही है श्रीलंका को 13th अमेंडमेंट को इंप्लीमेंट करो। 13th अमेंडमेंट बेसिकली क्या है यहाँ पर? तो इंडो श्रीलंका का अकॉर्ड साइन हुआ था 1987 में। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी और प्राइम मिनिस्टर जो थे यहाँ पर जयवर्धने, ठीक है, प्रेसिडेंट, इनके द्वारा मिलकर कॉन्फ्लिक्ट को शांत करने की बात की गई थी 13th अमेंडमेंट की। जो प्रोविंशियल जो काउंसिल है उनको पावर दो, तो यहाँ पर उनको पावर देने की बात की गई। तो सिन्हाला कम्युनिटी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, हाउसिंग, लैंड और पुलिस, ये स्टेट के सब्जेक्ट होते हैं, तो ये स्टेट के हाथ में जाने चाहिए। तो सिन्हाला और तमिलन कम्युनिटी ऑफिशियल लैंग्वेज के तरीके से लाई गई शांति बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, ओके। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं तो क्वेश्चन बन जाए। तो अभी यहाँ पर क्या बात की जा रही है? 15 नए जो हाई कोर्ट के जज हैं उनका ट्रांसफर किया गया। ये सारा काम जो है वो कोलेजियम सिस्टम के थ्रू यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो नेम तो रिकमेंड किए गए थे यहाँ पर कोलेजियम सिस्टम को, लॉ मिनिस्ट्री को, तो इनको अभी ट्रांसफर कर दिया गया है। तो कोलेजियम सिस्टम अगर पूछे कहां से निकल कर आया, तो ना तो संविधान में मेंशन है इसके बारे में, ना ही कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो याद रखेगा, सेकंड जज केस आया था 1993 में, जहां से कोलेजियम सिस्टम निकल कर आया है, ठीक है। पहला जज केस था 1981 में, दूसरा था यहाँ पर सेकंड जज जिससे कोलेजियम सिस्टम आया। स्टार्टिंग में 2 जज और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे इसके अंदर में। फिर जब तीसरा केस है यहाँ पर 1998 में, तो यहाँ पर 4 जज और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि टोटल 5 मेंबर आज के में कोलेजियम सिस्टम में है। किसको ट्रांसफर करना है, किसका अपॉइंटमेंट करना है, ये करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगर ट्रांसफर अपॉइंटमेंट करना है तो आर्टिकल 124 है, और हाई कोर्ट में करना है तो आर्टिकल 217 है, ये याद रखिएगा। बाकी कहीं पर भी इसके बारे में मेंशन नहीं है। ये एक तरीके से जुडिशरी का इनोवेशन आप लोग बोल सकते हैं। आर्टिकल 143 याद रखिएगा, कोलेजियम सिस्टम जो है इसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन ये आप लोगों के सामने होगी, कोई कंफ्यूजन यहां पर नहीं होना चाहिए, ओके। आगे बात करते हैं, यहां पर जो नेक्स्ट बात यहां पर की जा रही है, मूडीज के द्वारा इंडिया की जो रेटिंग है वो स्टेबल रेटिंग यहां पर बताई गई है, ठीक है। तो रिटेन की गई है Baa3। तो ये मूडीज क्या है? ये इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है। इससे क्या होता है, अगर ये रेटिंग जो देते हैं, हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ आप लोगों को नजर आएगा, कई सारी चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये मुद्दा बेसिकली रहता है। तो हमारी कंट्री की जो ग्रोथ है, बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में 9.3 जो इस साल ग्रोथ रहने वाली है, और 7.9 जो है वो नेक्स्ट ईयर ग्रोथ रहने वाली है। बाकी अगर बात की जाए तो फिर से यहां पर बात की जा रही है कि अभी रिसेंटली जो दिल्ली में जो दंगे हुए थे, तो उसकी रिपोर्ट जो निकल कर आ रही है, उसमें बोला जा रहा है कि पुलिस ने भी हरास किया है कई सारे लोगों को यहां पर। तो पुलिस का हरासमेंट भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी यहां पर पुलिस को लेकर काफी ज्यादा बातें कर चुका है, ठीक है। वो ना मैंने अभी आप लोगों को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इसी के साथ में उड़ीसा में कई सारे केसेस देखने को मिलते हैं। तो इसलिए इन चीजों के बारे में बात करनी काफी ज्यादा जरूरी है। दिल्ली को पोल्यूशन फ्री बनाने की बात की जा रही है। तो स्मोक टावर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, ये बेसिकली काफी खर्चा है। तो इसके बारे में मैंने कल पढ़ाया था, परसों पढ़ाया था, अभी 2 दिन पहले ही इसके बारे में मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया था कि कितना ज्यादा नुकसानदेह भी यहाँ पर हो सकता है कि जो स्मोक टावर लगाई जा रही है, तो इनका खर्चा काफी ज्यादा आता है, जैसे कि 20-20, 25-25 करोड़। तो उसको सुधारना चाहिए, तो इतना खर्चा नहीं करना चाहिए इन चीजों के ऊपर। और भी ऑल्टरनेटिव है जिनको लेकर चले जा सकते हैं। तो दिल्ली के अंदर अभी जैसे सर्दी आ रही है तो पुआल जलाए जाएंगे, तो उसको लेकर कई सारे मुद्दे निकल कर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जाए तो डेनमार्क की जो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। तो हमारी कंट्री पर ये हमारी कंट्री की विजिट पर यहाँ पर मेट्टी, इनका नाम है फेडरिक्सन, ठीक है। तो ये आप लोग देखते हैं इंडिया के कंपेयर में जो डेनमार्क है वो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये इनके बारे में आप लोग याद रखते हैं। बाकी डेनमार्क को अगर और देखना चाहते हैं तो यहाँ पर नॉर्थ सी डेनमार्क हो गया, यहाँ पर ये नॉर्वे हो गया, ये स्वीडन हो गया, कोपहेगन हो गया, बाल्टिक सी हो गया, और यहाँ पर जर्मनी आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये है हमारी कंट्री की विजिट पर। तो देखते हैं क्या क्या मुद्दे हैं जिनके बारे में बात की जा सकती है। PMI के बारे में बात की जा रही है, जो बताया था मैंने, इसको बोलते हैं
परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। तो याद रखिएगा यहाँ पर परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है यहाँ पर IHS मार्केट जो सर्वे है इसके द्वारा बेसिकली कंडक्ट कराया जाता है। तो यहां पर अगर 50 से ज्यादा है, ये बेसिकली 50 से नीचे और 50 से ऊपर की बात करते हैं। 50 से ज्यादा है तो इकोनॉमी एक्सपेंड हो रही है, और 50 से नीचे है तो इकोनॉमी जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो बोला जा रहा है कि इकोनॉमी अभी बढ़ रही है हमारी कंट्री की आने वाले टाइम में। तो बोला जा रहा है कि ये 18 महीने में सबसे हाईएस्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये अगस्त के महीने में 56 तक पहुंच गया ये। तो इसके कोविड-19 के बाद में चीजें जो है वो बढ़ रही है, तो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर रसिया के जो एक्टर हैं वो जा रहे हैं स्पेस में, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाकर ये मूवी बनाएंगे, तो काफी बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाकर अगर मूवी बना रहे हैं तो यहाँ पर ये पहला इनका कारनामा देखने को मिलेगा। तो ये सोचने वाली बात हो जाती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन याद रखेगा, इसमें कौन कौन सी कंट्री, अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं आज के डेट में और कब ये बनाया गया था, तो ये बनाया गया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 1998 में। ठीक है, तो 1998 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया गया था। आज की डेट में यहाँ पर नासा यूएसए की देखने को मिलेगी, रोसकोसमोस रशिया की देखने को मिलेगी, JAXA जापान की, ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी तो ये देखने को मिलेगी यूरोप की। ठीक है, और CSA कनाडा स्पेस एजेंसी कनाडा की। तो टोटल मिलाकर 5 पांडवों के द्वारा यहाँ पर ये बनाया गया था। अभी चाइना भी और बेसिकली रशिया भी सब अपने अपने स्पेस स्टेशन अलग अलग बना रहे हैं। बोला जा रहा है कि ये लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है। चलिए जो भी है, मैसिव चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज देखने को मिल रहा है फ्रांस की जो कैथोलिक चर्च है। देखिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में कई सारे ढोंगी लोग भी बैठे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर धर्म के नाम पर ऐसी हरकतें देखने को मिलेगी। बच्चों का सेक्सुअल एब्यूज किया जाता है, कई सारी बच्चों के साथ में रेप किया जाता है, और ये हर जगह देखने को मिलता है। चाहे मंदिर की बात कर लीजिए, मस्जिद की बात कर लीजिए, चाहे गुरुद्वारा की बात कर लीजिए। सॉरी, गुरुद्वारा में तो नॉर्मली ये चीजें मतलब कम, ऐसा रेयरली देखने को मिलता है, पर हाँ चर्च वगैरह में ये चीजें काफी फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती हैं। ठीक है, गुरुद्वारा मुझे फिर भी इन सब चीजों में एक तरीके से मतलब ऐसे नहीं कि मैं रिलीजन को लेकर बोल रहा हूँ कि मैं इस पर्टिकुलर रिलीजन को, ऐसा नहीं है, मैं उस रिलीजन से नहीं हूँ कि मैं उसको फेवर कर रहा हूँ, पर आप फिर भी जनता के पॉइंट ऑफ से अगर देखा है तो हर जगह आप लोगों को कई सारे ऐसे ढोंगी लोग देखने को मिल जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आंख बंद कर किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, ये बेस बोलना है। थोड़ा सा इन चीजों के बारे में समझिए और तभी चीजों को आप लोग को आगे चलना चाहिए लेकर। ठीक है, तो ये बातें हैं। बाकी अपोजिशन ने कोहराम मचा रखा है, जो भी अभी यहाँ पर जो केस देखने को मिला लखीमपुर खीरी का, कि यहाँ पर एक नेता की गाड़ी के नीचे आकर कई सारे किसान की जान चली गई। तो ये काफी बड़ी मुद्दा हो गया देश के अंदर, और होना इस तरीके देखिए होना भी चाहिए। अगर इस तरीके से बिल्कुल कि लोगों के ऊपर से गाड़ी उतार दी जा रही है तो सलमान खान बन गई गवर्नमेंट, तो वो वाली बातें हैं। तो थोड़ा सा समझना चाहिए इस मुद्दे के बारे में। बाकी नोबेल प्राइज दिए गए फिजिक्स के अंदर, इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, तो उसको देख लेना, उसमें भी कई सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई थी। यहाँ पर ये देखने को मिलेगा 3 पर्सनैलिटी को। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर ये सुकोरो मोनाबे, ठीक है, क्लास हेल्समैन और जॉर्जिया पेरिसिक, तो इनको यहाँ पर बेसिकली दिया गया है। ये दो एक साथ में है, इनके द्वारा यहाँ पर अर्थ क्लाइमेट और जो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात की जा रही है, और ये अलग है जिनके द्वारा यहाँ पर बेसिकली क्या फिजिकल सिस्टम परफॉर्म करता है, प्लैनेट जो यहाँ पर एक तरीके से नहीं प्लैनेटरी जो स्केल पर कैसे यहाँ पर जो फ्लक्चुएशन होती है, वो सारी बातें इनके द्वारा बनाई गई है। तो यानी कि क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर इनके द्वारा बात की जा रही है, और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 26 होने वाली है अभी यूके के अंदर में, तो उसके चलते इसको काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में याद रखेगा। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो जरूर बताया कीजिए, हाँ ये कंफ्यूजन है, उसको आगे आने वाले टाइम में दूर कर लिया जाएगा। और पीडीएफ सारी टेलीग्राम पर आप लोगों को मिल जाएगी, जाकर डाउनलोड कर लेना। फीडबैक देकर जरूर जाना, लेक्चर कैसा लगा। अच्छा लगता है जब आप लोग फीडबैक देते हैं, लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।